Dear students, myself Raghuvan sir extends the chapter 1 power sharing. In this part 2, we will study the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka gradually to clarify the meaning of power sharing. अर्थात पावर शेयरिंग को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन अथवा जातीय संरचना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एथनिक कंपोजिशन क्या है इसे जान लें। एक्चुअली एथनिक कंपोजिशन इज ए सोशल डिवीजन ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इसका मतलब कि जातीय संरचना लोगों का सामाजिक विभाजन है जो इनके शेयर्ड कल्चर पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान पूर्वजों की पीढ़ियों की शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। Let's observe the ethnic composition of Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा के क्षेत्रफल से भी बहुत छोटा है। It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. इसकी सीमाएं फ्रांस, लग्जेमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड से लगती हैं। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से लगभग आधी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से देश की जातीय संरचना बहुत जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच बोलता है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। दूसरे 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। बेल्जियम में शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं जो वेलोनिया रीजन के ईस्टर्न बॉर्डरिंग इलाके में रहते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर डच स्पीकिंग। ठीक इसके विपरीत राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तथा 20% लोग डच बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हियर लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड मैप टू क्लैरिफाई द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। हम यहाँ देखते हैं कि डच स्पीकिंग लोगों का प्रतिशत 59% है जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का प्रतिशत 40% है जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। जर्मन स्पीकिंग लोग 1% हैं जो कि ईस्टर्न बॉर्डरिंग रीजन ऑफ वेलोनिया में रहते हैं, अर्थात वेलोनिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मिक्स्ड एथनिक कंपोजिशन है। उनमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग तथा 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें तो पाते हैं कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तुलनात्मक रूप से देखें तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे। दिस वाज resented by the Dutch speaking community
who got the benefit of economic development and education much later. डच भाषी लोग इससे नाराज थे, भले ही बाद में इन्हें आर्थिक विकास एवं शिक्षा का लाभ मिला. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. लेकिन इसके चलते डच भाषी एवं फ्रेंच भाषी लोगों में 1950 तथा 1960 के दशक में तनाव बढ़ गया. The tension between the two communities was more acute in Brussels. वहीं दूसरी ओर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इन दोनों समुदायों के बीच तनाव और ज्यादा हो गया. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम. इतना ही नहीं, ब्रुसेल्स में एक और विशेष समस्या थी और वह थी द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital. पूरे देश में डच बोलने वाले लोगों की संख्या काफी थी, वहीं राजधानी में ये अल्पसंख्यक में थे या अल्पमत में थे. डियर स्टूडेंट्स, उपर्युक्त आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि प्रथम बेल्जियम की आबादी में 3 भाषाएं बोलने वाली कम्युनिटी या समुदाय थी, यथा फ्रेंच, डच एवं जर्मन. दूसरा, फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, जो शिक्षा और आर्थिक विकास में बहुत आगे थे, किंतु डच भाषी लोग उनकी तुलना में उतने अमीर एवं ताकतवर नहीं थे. और तीसरा, डच भाषी लोगों की संख्या पूरे देश में ज्यादा थी, मगर वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में बहुत कम थी. डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे इस चैप्टर के 3rd पार्ट में, जिसमें श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन की चर्चा करेंगे. धन्यवाद.